इस कार्यक्रम का मकसद कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, चाहे बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो। कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे होते हैं प्रदेश से जुड़े, क्षेत्र से जुड़े, उसे लेकर हम क्षेत्रवार जाते हैं और प्रधान संपादक जी तमाम पैनलिस्ट के साथ उस पर चर्चा करते हैं। इसी बीच हमारे साथ चरणदास महंत जी हमारे बीच में मौजूद हैं। अब उनसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी। और ये चर्चा आगे बढ़ेगी, उससे पहले हम स्वागत की घड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्रधान संपादक जी सुभाष मिश्रा जी से विनम्र आग्रह कि वे पुष्प गुच्छ देकर आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण भद्रा जी, सीनियर एचआर मैनेजर शकील साजिद जी, मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष तिवारी जी से भी विनम्र आग्रह कि वे मंच पर आएं और पुष्प गुच्छ देकर आज के हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। और हमारे क्षेत्रवार जो यहाँ के रिपोर्टर्स हैं, जिनके माध्यम से हम हर खबरों को आप तक पहुंचाते हैं, मैं एक एक करके सभी का नाम लेते चली जाती हूँ। आप सभी मंच पर आए। प्रकाश साहू जी, अमित सिंह जी, डायमंड शुक्ला जी, गौरव चंदेल जी, विजय दुबे जी, ये सभी जांबाज साथी हमारे साथ में जो कि क्षेत्रवार यहाँ पर मौजूद होते हैं। और यही वो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, यही वो महत्वपूर्ण हाथ होता है जिनके माध्यम से हम क्षेत्रवार तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और विवेक राय जी से भी विनम्र आग्रह है कि वे भी यहाँ पर आए मंच पर और पुष्प गुच्छ देकर चरणदास महंत जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। और चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी ये परिचर्चा। कई मुद्दों को लेकर हमारे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी और माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर चरणदास महंत जी से विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो दोस्तों, सुभाष की बात आप बहुत देर से सुन रहे हैं। हमने पहले स्वास्थ्य पे बात की, शिक्षा पे बात की, फिर हमने अलग अलग दलों से, अलग अलग संस्थाओं से जो लोग आए, हमने सबसे बात की और हमारी बात बहुत ही शालीन तरीके से सबने अपना अपना पक्ष रखा और हमने करीब 2 घंटे से, और उसके पहले हमने कबीर साहब के भजन सुने और फिर अभी हम मदन चौहान जी से इस कार्यक्रम के बाद फिर कबीर साहब की बात सुनेंगे। दरअसल जब हमने डॉक्टर साहब से, चरणदास महंत जी को जो लोग जानते हैं, मैं बहुत पहले से जानता हूं। मैं जब सरकारी नौकरी में था तो मध्य प्रदेश में वो मेरे जनसंपर्क मंत्री हुआ करते थे और चरणदास महंत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चरणदास महंत को हम एक इस तरह के नेता के रूप में देखते हैं कि दरअसल वो एक परंपरा से आते हैं। हम देखते हैं कि बिसाऊदास महंत जी की जो परंपरा है, जो कबीर साहब की परंपरा है, उस परंपरा से कहीं डॉक्टर चरणदास महंत आते हैं। और चरणदास महंत केवल एक विधानसभा तक सीमित नहीं होते हैं। हम कोरबा जाते हैं तब वहां डॉक्टर साहब दिखते हैं, बिलासपुर जाते हैं तो डॉक्टर साहब की मौजूदगी दिखती है, चापा जांजगीर आते हैं तो मौजूदगी दिखती है। पर चूंकि हम जांजगीर में हैं और जांजगीर से डॉक्टर साहब का किस तरह का लगाव है और उन्होंने चूंकि वो इस परिवेश में बड़े हुए हैं तो वो पूरे जांजगीर को, समूचे इस क्षेत्र को, वो तो पूरे छत्तीसगढ़ को अपना समझते हैं और देश को भी समझते हैं क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। पर आदमी जहां का होता है उसको किस तरह से देखता है, सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से वो जानना चाहते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जांजगीर में आपने आकर के यहाँ एक लोगों को नया कुछ सीखने का, कुछ जानने का और अपनी बातों को रखने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं। जब आप हमारे विभाग के अधिकारी थे तब आप हमसे दूर दूर रहा करते थे और इतने सालों में भी आपने वो दूरी को कम से कम कायम रखा। आज पहली बार है हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो खुशी हो रही है।
मैं आपके साथ जितने भी साथी आए हैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे जांजगीर चांपा के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, जैसा कि आपने बताया। ये मेरी एक खुशी की बात है कि हम लोग एक पारिवारिक माहौल में यहाँ बैठे हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई भी संकोच करने की जरूरत शायद नहीं है। आपने शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में ये सब जानकारी यहाँ से ली, मुझे अच्छा लगा। उसमें आप और हम दोनों मिलकर आगे कुछ कर पाएंगे तो खुशी होगी, क्योंकि इनके मन में क्या है, आपके मन में क्या है, हम सबके मन में क्या है। कुछ तो मन की बातें हैं जो पूरी हो जाती हैं, कुछ मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। तो आपका पहला सवाल जो आया है, मैं समझता हूँ वहीं से मैं आगे बढ़ूं। चांपा जांजगीर जिस जिले में आप बैठे हैं, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पर मेरा गांव है, जहाँ मेरे पुरखों ने जन्म लिया। मेरे दादा, मेरे दादा के दादा, मेरे पिताजी। तो मेरे को सबसे पहला प्रभाव तो सारा गांव की मिट्टी का हुआ, सारा गांव के पानी का हुआ और सारा गांव के वातावरण का हुआ। और जैसे कि यहाँ पद्मश्री महोदय बैठे हैं, हम सब तो मिट्टी से ही आए हैं, मिट्टी में जाना है। तो विशेष रूप से हमारा जो गढ़ना हुआ है, गढ़ना इसी माटी से हुआ है। तो यहाँ के सुख, यहाँ के दुख, यहाँ के संगी, यहाँ के साथी, यहाँ के पानी, यहाँ की हवा और मेरे पिताजी के साथीगण ने जो कुछ मुझे सिखाया, उसी से चरणदास बना है। और उनके कल्पनाओं के आधार पर, उनकी इच्छाओं के आधार पर मैं जीता हूं। और मेरा उत्तर अगर लंबा सुनना चाहेंगे तो मैं लंबी बात कर देता हूं। पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है, मगर जिस दिन से मैं विधायक बना 1980 में, तब से मेरे साथ ये दुर्भाग्य रहा कि सौभाग्य रहा, उसको आप तय करो। मेरे को सबने कहा कि तुम्हारे पिताजी होते तो ऐसा करते, तुम्हारे बाबूजी होते तो ऐसा करते। तो पहले दिन से, पहले महीने से कहिए, पहले दिन से कहिए, मुझे एक बहुत बड़े कद के सामने तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इन सब ने उतार दिया था। तब से मैं समझता हूं कि मुझे गलत करने की कहीं गुंजाइश नहीं थी। मैं बिसाहू दास जी महंत बनने की प्रक्रिया में लगा रहा, चरणदास भी नहीं बन पाया। दरअसल जब आप बिसाहू दास महंत बनने की प्रक्रिया में थे, इस प्रक्रिया के दौरान आपने सरकारी नौकरी भी हासिल की। वो नौकरी, सरकारी नौकरी का उस समय भी क्रेज था, आज भी क्रेज है, और लोग सरकारी नौकरी के लिए किस तरह लालायित हैं वो हम लोग देखते हैं। पर आपने एक सरकारी नौकरी को छोड़ा और आप राजनीति में। वो स्थिति क्या थी, मतलब वो परिस्थिति किस तरह से थी? उस परिस्थिति को मैं यहाँ बयान करूं कि नहीं करूं ये समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं, आपका मंच है। बहुत दुखद है जो समय था कि पिताजी के जाने के बाद मुझे घर का पूरी जब जवाबदारी मिली, तो मैं अपने घर में अचानक बड़ा हो गया। 24 साल का लड़का पिता की भूमिका में आ गया। उस समय घर में 77 बहुत दिन होते हैं, 78 सभी प्रकार की कमियां थी। मुझे मेरी माताजी ने कहा कि कुछ तुम्हें काम करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। तो उसको देखते हुए उस बीच में चूंकि पीएससी दे चुका था, मेरा सिलेक्शन हो गया था नायब तहसीलदार में। तो मैंने कहा जब तक कुछ और नहीं मिलता
नायब तहसीलदार ज्वाइन कर लेता हूँ, और मैं 6 महीने भी नहीं रह पाया था, मुझे छोड़ना पड़ गया। मैं यहाँ सभी तरह की बातें हो रही हैं, तो मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी माताजी को टिकट नहीं मिली या नहीं दी गई, जो कि मेरा अधिकार था। उस समय मेरी उम्र कम थी, माताजी को टिकट भी मिली और फॉर्म भरने के बाद वापस भी हो गई। चुनाव के आते आते चूंकि मैं अपनी उम्र पार कर चुका था 25 महीने का, 25 साल कुछ महीने का, तो अर्जुन सिंह जी ने कहा कि अब आपको अपने पिताजी के सपनों के लिए आपको आना पड़ेगा, नौकरी को तत्काल छोड़िए। तो मैं अर्जुन सिंह जी के कहने पर नौकरी छोड़ के यहाँ आ गया, और मन में ऐसी कोई चाहत नहीं थी, मगर उनके आदेश को, निर्देश को पालन करने के लिए राजनीति में आना पड़ा। जी, आप राजनीति में आए, जैसे आपने कह रहे थे कि आपके पास एक परंपरा थी, एक पिता की परंपरा थी, और पिता के पास कबीर की परंपरा थी, और चूंकि इस पूरे इलाके में कबीर साहब का बहुत प्रभाव है, तो आप कबीर की परंपरा से अपने को किस तरह से इस पूरे माहौल में, मुझे लगता है कि अगर मैं आज के पूरे माहौल की बात करूं तो मुझे मेरे कबीर बहुत प्रिय कवि के रूप में मैं देखता हूं, तो मेरे बड़े प्रिय कवि हैं, और मैंने एक प्ले भी किए थे हम लोगों ने कि कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का। तो कबीर मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, और मैं उनको जब मौका मिलता है पढ़ता हूं, और मुझे लगता है कि आज इतने साल बाद भी कबीर साहब ने जो बात कही वो मुझे लगता है कि आज भी उतनी प्रासंगिक है, और मुझे लगता है कि साच कहूं तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। अगर आज कबीर साहब होते और जिस तरह का अभी माहौल है और उस तरह की बेबाक बात करते, तो हो सकता है कि ये लोग उनको वो बात ही नहीं कहने देते। तो मैं उस परंपरा के बारे में और कबीर साहब से आपके जुड़ाव के बारे में जानना चाहता हूं। जी, मैं ये कह सकता हूं कि उनकी सबसे सरल और सबसे महंगी बात कहना चाहिए जिसको सामाजिक दृष्टिकोण से, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस परंपरा को मैंने अपने घर में देखा, पिताजी के रहते हुए देखा, माताजी के पिताजी के जाने के बाद माताजी को करते हुए देखा। तो ये परंपराएं जो थी हमारे दिल में बैठी हुई थी, तो हमने समझ लिया कि ये परिवार हमारा है, जो कुछ करेंगे सबके लिए करेंगे। तो इस तरह से कबीरत्व मेरे शरीर में प्रवेश करते गया। कॉलेज के बाद तक तो था नहीं, मगर जब हम सामाजिक जीवन में आए तो कबीरमय हो गए, जो अपन ने घर से सीखा था। जी, दरअसल आप राजनीति में आए, और राजनीति में हम देखते हैं कि बहुत बात ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीति में आप थे, और मध्य प्रदेश की राजनीति से 2000 में छत्तीसगढ़ बनता है। और छत्तीसगढ़ जिन कारणों से बनता है, तो एक बड़ा कारण, चूंकि आप मध्य प्रदेश में भी थे, हम लोग जो छत्तीसगढ़ के थे, हम लोगों को सबको लगता था कि जो डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए, हमारे यहाँ जो हम अपनी ऊर्जा धानी लेके बैठे थे, पर छत्तीसगढ़ में अंधेरा होता था। मध्य प्रदेश की नौकरी में लोगों को इस तरह डराया जाता था कि कुछ ज्यादा कुछ करोगे तो आपको छत्तीसगढ़ भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ है, सारा पानी हमारा है, सारे जंगल हमारे हैं, पर वो जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ। और इसीलिए बाकी राज्यों की तुलना में ना तो यहाँ खून खराबा हुआ, ना लड़ाई हुई, पर कहीं ना कहीं हमको लगा कि हमारा विकास होना चाहिए। इस 22 साल की विकास यात्रा में, चूंकि आप उसके पहले से साक्षी हैं, मध्य प्रदेश भी आपने देखा ही है, इस पूरी विकास यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हम लोगों ने ही, हमारे नेता भी शामिल थे, हम लोगों ने ही छत्तीसगढ़ को अलग करने की बात कही, सोची। और मैं कहूँगा, बाद में दूंगा आपको, कि मेरा जो भाषण है छत्तीसगढ़ के अलग होने पर जो लोकसभा में, मैंने यही दर्द बखान किया था कि छत्तीसगढ़ में हमारे पास सब कुछ है, मगर हमारा जो हुआ है विकास नहीं हुआ,
और जो हुआ है उसको हम शोषण कह सकते हैं। तो हमने उस शोषण से मुक्ति पाने के लिए जो लोगों के मन में तड़प थी, आम लोगों के मन में तड़प थी, उस तड़प को ही उजागर किया। और विधानसभा के दौरान, मध्य प्रदेश में विधानसभा के दौरान पृथक छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प भी पारित हुआ। उस जमाने में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में पृथक छत्तीसगढ़ बनाने की अर्जुन सिंह जी ने बात शामिल की थी। उस समय सब छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ में सीधे साधे सरल लोग रहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जहाँ प्रकृति है और जहाँ प्रकृति है वहाँ प्रकृति से जो लोग सीखते हैं वो सीधापन ही सीखते हैं, सरलता सीखते हैं, भावुकता सीखते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ाव सीखते हैं। तो इसमें कहीं गुस्से और आधे वो लाठी खून खराबे का कोई दौर नहीं रहता। तो यहाँ के जो नेतागढ़ या साथीगढ़ थे, उनके मन में एक मौन आक्रोश था। वो क्रांति के प्रति जिसे कहें या छत्तीसगढ़ बनाने के प्रति एक मौन स्वर में एक ऐसा लोगों के पूरे प्रदेश को और देश को आंदोलित तो नहीं किया, प्रभावित किया कि हमको छत्तीसगढ़ उनको देना पड़ा। और ये बात भी सही है कि 22 साल हो गए, और ये बात भी सही है कि इस 22 सालों में बहुत कुछ आगे बढ़ा है छत्तीसगढ़। मैं किसी पक्ष विपक्ष में नहीं जाना चाहता, मगर छत्तीसगढ़ के पास जो खजाना था, जो संपत्ति थी, जो पानी था, जो लोहा था, जो बिजली था, इतना अधिक था कि हमको बांटना ही पड़ा। हम बांटे ही, हम दिए ही। सड़कें बनी, पुलियां बनी, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ, और किसानों को पूरे मन से अपना फसल उगाने का मौका मिला। उनके प्रति ध्यान हमारा ज्यादा गया, आदिवासियों के प्रति हमारा ध्यान ज्यादा गया। हम चूंकि उनके नजदीक बैठने लगे, हमें उनके दुख दिखने लगे, और उन चीजों को हमने बड़े गति के साथ इन 22 वर्षों में पूरा किया है। और ये सब उन छत्तीसगढ़ के सभी लोगों का इसमें योगदान है। किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कहता मैं, किसी पार्टी विशेष का नहीं कहता, छत्तीसगढ़ के निवासों का या कहिए छत्तीसगढ़िया लोगों का पूरा योगदान है छत्तीसगढ़ के विकास में। डॉक्टर साहब, अभी हम पिछले दिनों कोरबा में सुभाष की बात कर रहे थे, तो कोरबा में भी ट्रेड यूनियन के लोग आए, सभी लोग आए। एक बात आई कि कोरबा के लोग प्रदूषण से बहुत परेशान हैं। उनको कहना था कि राख जो है वो जगह जगह फैली है और ये बढ़ते जा रही है, और लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। पर अंततः बात ये समझ में आई कि चाहे शासन इधर का हो चाहे शासन उधर का रहा हो, पर वो लोग वहां पे उस राख से जूझ रहे हैं या उस प्रदूषण से जूझ रहे हैं। और वो कह रहे थे कि आप कभी हमारी बात जहां भी पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए। तो चूंकि अब इतने सारे उद्योग हैं और वहां से बहुत सारी ऊर्जा भी जा रही है, पैसा भी मिलता है, राजस्व भी मिलता है, तो ये वहां के लोगों को, चूंकि भाभी जी वहां से सांसद भी हैं, तो वहां उसको निजात दिलाने के लिए आपने कुछ? मैं वहां से 98 में जब सांसद बन गया था, तब से इस बात को मैं दिल्ली में लोकसभा में उठाता रहा हूं। अनेक समितियां बनी, अनेक लोग ध्यान आकृष्ट होकर के वहां आए, काम किया लोगों ने, मगर जिस गति से हमको प्रदूषण से मुक्ति मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। चाहे वो राखड़ का प्रदूषण हो, चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो। आज की तारीख में आपको मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकता कितना कोयला जलता है, मगर ये जरूर बता सकता हूं कि जितना कोयला जलता है उसका 42% राख बनता है। मैंने उनसे कहा था कि भाई राख का सदुपयोग हो जाए, ईंट बनाने में हो जाए और दुनिया भर के इंडस्ट्री लग सकते हैं, वो नहीं हो सका। चाहे CCL हो, चाहे बाल्को हो, चाहे NTPC हो, जो
केंद्र सरकार की संस्थानें हैं, उन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां जहां जैसे ओपन कास्ट खुला हुआ है, ओपन कास्ट समाप्त हो जाने के बाद एसीसीएल की प्रारंभिक जवाबदारी होती है कि उस राख को वहां पाट करके उसको जमीन को समतल करे। अगर ये काम भी वो करते ना तो इतनी कठिनाई नहीं होती जितनी कठिनाई हो रही है। अब आज ये राखड़ ने एक नया स्वरूप ले लिया है, उसका मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता, मगर आज की रात से वहाँ हर व्यक्ति परेशान है। प्रदूषण रायपुर में भी है, मगर वहाँ मैनेज हो जाता है। वहाँ छतें काली हो जाती हैं, पांव रखते ही काले हो जाते हैं। मगर यहाँ तो दिन में निकलते हैं तो ऐसा लगता है आंधी आ गई, बड़ी गाड़ी निकलता है तो आंधी आ गई। और उस प्रदूषण को हमारे पूरे कोरबा के साथ साथ हम लोग भी झेलते हैं, क्योंकि वहाँ से हसदेव में राख मिल के आता है, हमारा जल प्रदूषित होता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं ऐसा मानता हूँ, मैं शायद फिगर में अभी नहीं जान पा रहा हूँ, मगर एशिया में 7वें नंबर पर है ये, या तो 7वां है या 9वां है। 7वें नंबर का प्रदूषित शहर कोरबा है, और उससे हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आप जैसे लोग आ गए हैं तो हमें आशा है कि अब हमें सफलता मिलेगी। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस की राजनीति में बड़े हार्डकोर और रणनीतिकार माने जाते हैं। जब भी कोई मतलब नीति बनाना हो माने जाते हैं, पर आप विधानसभा अध्यक्ष बन गए। अब चूंकि फिर चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो एक विधानसभा अध्यक्ष, अभी पिछले दिनों आप अचानक से सीएम हाउस एक बैठक में गए, तो पूरे राज्य में मीडिया में हड़कंप मच गया कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सीएम हाउस क्यों गए। तो और तरह तरह के लोगों ने कहा कि पता करो क्या मामला है। तो अभी आप विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए ये जो पार्टी की राजनीति है जिसमें आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, उस भूमिका को किस तरह निर्वाह कर पाते हैं? देखिए, अब तो चुनाव आ गया है, और चुनाव के दौरान जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग चुनाव के पहले एक संयुक्त जवाबदारी के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े थे। उस समय मैं चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष हुआ करता था, 2-3 बार अध्यक्ष रह चुका हूं। तो मेरी भूमिका चुनाव में तो होगी, तो उस भूमिका को निर्धारित करने के लिए मुझे मीटिंग में बुलाया गया था। हमारी प्रभारी मंत्री शैलजा जी हैं, उनने कहा कि उनको बुलाया जाए, तो मुझे वो भूमिका निभानी पड़ेगी, और वो मैं निभाऊंगा जैसा होता है। और फिर से एक संयुक्त जवाबदारी बनाएंगे हम सब लोग मिल करके, और फिर से जैसा आप लोग चाहते हैं कांग्रेस का ही राज्य स्थापित करेंगे। नहीं, अभी छत्तीसगढ़ में एक नारा बहुत लोकप्रिय है। अभी आप भरोसे के 4 साल हुए, फिर भूपेश है तो भरोसा है, और फिर भरोसे का सम्मेलन भी हुआ। उस सम्मेलन में भी मैं आपको सुन रहा था, आप भरोसे के सम्मेलन में भी गए थे, और हम चूंकि उसका कवरेज कर रहे थे। तो आप बहुत सारे पदों पे रहे हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आप विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये तमाम तरह की जो भूमिका है आपकी, इसमें आपको सबसे प्रिय भूमिका कौन सी लगी, या अभी कोई भूमिका आपकी बाकी है जो मतलब जो आपको प्रिय है और जिसके बारे में आप सोचते हैं? देखिए, भूमिका तो जीवन के आखिरी दौर तक चलता रहेगा कि हमें किस किस भूमिका में काम करना है, मगर मैं यहाँ इस भूमिका में ज्यादा खुश हूं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि मुझे पक्ष विपक्ष सबको सुन के बराबर के समय का निर्धारण तो करना ही पड़ता है, बल्कि मैं विपक्ष को ज्यादा समय देता हूं, और उसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे दुखी भी रहते हैं। ये उनका थोड़ा तकलीफ होता है। देखिए, 14 लोग वो लोग हैं, अगर समय को आप हिसाब से बांटेंगे तो बेचारों में 1 घंटे की चर्चा में उनको 7-8 मिनट ही मिलता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारे विपक्ष में हैं या कमजोर हैं, उनको समय देना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए,
और उनके हिसाब से जो भी संशोधन आप कर सकते हैं करना चाहिए। और यहाँ मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। मैंने कोशिश की सभी दलों को सुनने का, समझने का, और मुझे खुशी है कि चाहे विपक्ष के दल हों या हमारे दल हों, मेरी इस भूमिका से खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ। जी, आप संसदीय चीजों के जानकार हैं। अभी एक नई लोकसभा बनी और उसमें एक संगरोल जो है उसको खोज के लाया गया और उसकी बहुत पूजा पाठ हुई और एक तस्वीर साझा हुई कि जब नेहरू जी बने थे तो उनके साथ बहुत सारे नेता खड़े थे और इधर सब पंडित महाराज, साधु संत खड़े थे और एक अलग तरह का माहौल दिख रहा था। और इसमें कई तरह के विवाद सामने आए कि क्या ये राज सत्ता की वापसी है, क्योंकि वो चोल वंश का एक प्रतीक था जिसको लेकर पता नहीं कहां से निकाल के लाए। तो ये जो, और ये भी विवाद हुआ कि राष्ट्रपति को उसका उद्घाटन करना था और इसमें आपकी पार्टी इससे दूर रही और बहुत सारे दल दूर है। इस पूरी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? आप खुद ही कह रहे हैं कि एक विवादित मुद्दा बन गया था, विवादित प्रश्न भी है, तो उत्तर भी विवादित हो सकता है, इसलिए मैं इसमें अपना मुंह बंद रखना चाहता हूं। तो दोस्तों देखो, दरअसल डॉक्टर साहब जो हैं बैठे कहीं भी तो उनको याद रहता है कि वो संसदीय परंपराओं से बंधे हुए हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। इसलिए अगर वो कहीं मूवमेंट करते हैं तो खबर बन जाती है कि विधानसभा अध्यक्ष कहाँ गए। पर चूंकि वो एक पार्टी से हैं और निश्चित रूप से उस पार्टी को 6 महीने में चुनाव में जाना और वो उसके रणनीतिकारों में से हैं, मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब से बात करने के लिए मेरे पास पूरे प्रश्नों की सूची है, पर हम लोग बहुत लंबे समय से बैठे। मैं डॉक्टर साहब ये चाहूंगा कि यदि आपको इंडिपेंडेंट यदि कोई काम करने मिले, जैसे एक आदमी होता है कि जो रिटायर हो जाता है, बहुत बड़े पद पे है, तो उससे पूछते हैं कि तुम क्या करोगे, तो कोई कहता है कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, कोई कहता है कि मैं कुछ पर्यावरण के लिए काम करना चाहता हूं। मैं अगर आपको यदि ऐसा कोई अवसर मिले कि आप सक्रिय राजनीति से हटकर कोई काम करना चाहें कभी, तो वो किस तरह का काम करना पसंद करेंगे? मैं अपने गांव में खेती किसानी में लगना चाहता हूं, बागवानी करना चाहता हूं, सब्जी भागे उगाना चाहता हूं और जैविक सब्जियों के बारे में मैं लोगों को सिखा सकूं, बता सकूं, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं पढ़ना लिखना तो बहुत कर लिया, अब पढ़ाना लिखाना भी नहीं चाहता। मैं अपने आप में अपनी छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने में लगूंगा। दोस्तों, एक शेर है कि अभी तो खुश्क है मौसम, बरसात हो तो सोचेंगे। अभी तो खुश्क है मौसम, बरसात हो तो सोचेंगे कि हमें अपने अरमानों के बीज किस मिट्टी में बोना है। तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर साहब इतने जल्दी खेती बाड़ी करने जाने वाले हैं। 6 महीने बाद डॉक्टर साहब आपको बहुत सक्रियता से मिलेंगे तो हम उनसे बहुत सारी बात कर सकते हैं, पर हम उनके साथ में यहाँ पर हमने कुछ लोगों को जो अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनकी पहचान करके हम उनको एक कर्मवीर सम्मान से डॉक्टर साहब के हाथों सम्मानित कराना चाहते हैं। तो मैं अपने साथियों से कहूंगा, अरुण भद्रा और शकील साजिद से, कि वो आए और जिन लोगों के नाम है और हमारी सहयोगी प्रथा जो है वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं आप सब लोगों के सामने सुभाष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे ख्याल से आपने जो अभी एक नया प्रयास शुरू किया है, हर जिलों में जाकर के वहाँ के जो कमी है उसको देखने का, वहाँ की संभावनाएं हैं उसको खोजने का, तो आप जिस भूमिका में हैं, अभी आज प्रधान संपादक भी हैं जनधारा के, और आपको इन सब चीजों को जान के शायद आश्चर्य होगा कि मेरे ख्याल से आप 27 चैनलों के प्रबंध निर्देशन देख रहे हैं। दरअसल मैं कुछ साथियों को बताना चाहूंगा, मेरी एक पहचान ये है कि मेरे बड़े ब्रदर बबन प्रसाद मिश्र थे जो नवभारत के एडिटर थे, मैं उनका छोटा भाई हूं। और चूंकि परिवार में लिखने पढ़ने का माहौल था तो पहले पत्रकार था, फिर जनसंपर्क की नौकरी में आया, फिर बहुत सारी नौकरी की, और जब रिटायर हुआ तो एक अखबार था घर का, आज की जनधारा दैनिक, वो हमने उसको, पहला पुराना पेपर था तो उसको टेक ओवर किया। फिर अभी 4 चैनल जो हैं उसमें एक हमारा एशियन न्यूज जैसे IBC और INH है, वैसा 24/7 का चैनल है जो 1174 पे टाटा स्काई पे और लोकल केबल पे और
ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आता है। 3 चैनल मध्य प्रदेश के हैं जो यहाँ पे विश्वसनीय साथी ढूंढ रहे थे, तो उनको लगा कि ये सुभाष मिश्रा जो हैं ये जाने पहचाने हैं। तो एक टीवी 27 है जो 1172 पे टाटा स्काई पे आता है, वो हमारे पास है। एक हमारे पास वीआईपी है और एक स्वदेश न्यूज चैनल है। तो हम ये 4 चैनल के साथ साथ एक अखबार है जो हम चलाते हैं। और चूंकि मैं थिएटर से जुड़ा हूं कॉलेज के दिनों से, तो मैं लगातार थिएटर में काम करता रहा और लगातार अभी परसों मेरी पत्नी के डायरेक्शन में छत्तीसगढ़ क्लब में एक प्ले हुआ था हरिशंकर परसाई का, अभी भिलाई में 2 दिन बाद प्ले है। तो हमारी एक छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी, तो हम कला संस्कृति साहित्य में काम करते हैं। जो बात आपने कही कि एक बार मुख्यमंत्री जी से ऐसी बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे कि यार एक बात बताओ, लोग एक चैनल नहीं चलाते हैं, तुम 4-4 कैसे चला रहे हो? तो मैंने कहा कि नहीं, हम लोग बहुत मितव्ययिता के साथ कोशिश करते हैं इसको चलाने की। बस वही जो आपने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साथी भूखे ना रहे ना चैनल भूखा जाए। तो ये इससे ज्यादा हमारी कोई लालसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत तरह तरह का, जब आप बहुत बड़ा कर लेते हो तो कोई एनडीटीवी को कोई अडानी हथिया लेता है, तो इतना बड़ा भी नहीं करना है कि उसको कोई आके जो है वो हथिया ले जाए। तो छोटा ही सही पर अपना घर है। और इसी तरह की बातचीत चैनल में कुछ सकारात्मक हो। आपने कहा कि हम लोग एक खेती बाड़ी प्रोग्राम करते हैं, अभय किशोर हमारे संपादक हैं, तो खेती बाड़ी एक नवाचार करते हैं जिसमें हम किसानों को बुलाते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आधा घंटे का समय देते हैं। ऐसे अलग अलग हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा व्यवसायिक पक्ष भी बना रहे, पर हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता भी जो है वो दिखे कि हम एक चैनल के रूप में क्या कर सकते हैं। तो उस तरह का हम लोग ये सब कर रहे हैं। देखिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से हैं, आप भी एक स्तंभ है, और आपकी सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना को संप्रेषित करने की जवाबदारी भी है। तो आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि लोकतंत्र में कुछ कमी आ गई है। लड़खड़ा रहा है नहीं कह रहा हूं मैं, मगर हम लोग शायद अपनी अपनी भूमिका अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। उसको बुरा मत मानिएगा, उसमें आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कार्यपालिका भी हो सकती है, न्यायपालिका भी हो सकती है। लोकतंत्र खतरे में है ये भी नहीं कहना चाहता मैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आप और हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को और बखूबी निभाएं, ये मैं चाहता हूं। और आने वाले दिनों में भारत का लोकतंत्र वैसे तो दुनिया में जाना जाता है, मगर और मजबूती से जाना जाए, ये मेरी आपसे विनती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर साहब ने उम्मीद की है, हम लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र मजबूत रहेगा तभी हम लोग मजबूत होंगे। वरना मुझे एक ब्रेक की कविता याद आती है कि अखबार का हाकर चिल्ला रहा था कि जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया। अखबार का हाकर चिल्ला रहा था कि जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया है। अब सरकार को चाहिए कि इस जनता को खारिज करके अपने लिए नई जनता चुन ले। तो इधर के समय में बहुत सारे लोग नई जनता चुनने में लगे हैं, बहुत सारी जनता को खारिज करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये संभव नहीं है कि आप किसी को खारिज करके आप कहें कि आपके वोट की हमको दरकार नहीं है, हमारा वोट पर्याप्त है। अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि वो दरअसल उनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, और हम इसी बात को समझते हैं कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आपके साथ जो आए हैं देवेश ठाकुर जी, जस्ट देवेश ठाकुर जी, आशीष भाई, और आपके मदन भैया। वो अभी मदन भैया को सुनना है, बैठ के सुनना है जी। हमने मदन भैया को कहा, पहले हमने सुरेश ठाकुर जी से बहुत बढ़िया सुना, खूब मजा आया, 5-6 भजन सुने। तो हमने मदन चौहान स्टार को छुपा के रखते हैं ना, तो हमने मदन भैया को जो है छुपा के रखा। बस जैसे ही हम लोग इस मंच से हटेंगे फिर हम मदन भैया को। चलिए आइए, मैं आपको सुन के ही जाऊंगा। आपका स्वागत है कि आप यहाँ पधारे। हम लोग बार बार आएंगे। दरअसल हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सतीश जी हैं जी, पूछ लीजिए। माइक दे दो यार, ये दे दो।
बहुत खतरनाक है ये, पता नहीं क्या। आपका नाम सुना तो बहुत था, आज देखा भी सुना भी। और ये जान के और ज्यादा खुशी हुई कि आप बबन मिश्र के आप छोटे भाई हैं। हम जब जबलपुर में पढ़ते थे तो बबन मिश्र जी हमारे बहुत आदरणीय थे, वो युग धर्म के संपादक हुआ करते थे। तो खैर उन सब चीजों को छोड़िए, आपने अभी कबीर के बारे में बात करते करते कही कि कबीर को कवि के रूप में कहा। मुझे इस शब्द पर ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कबीर को कवि कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कबीर दुनिया के एक अद्भुत व्यक्ति थे, जिसको दुनिया में प्रचार मिलना चाहिए। तो वो प्रचार तो क्या हमारे हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा, वो कबीर को साउथ में नहीं मिलेंगे। मार्क्स जो है, जिसने वर्ल्ड को एक फेल्ड थ्योरी दी, आज पूरी दुनिया उसको जानती है। बुद्ध एक थोड़ी सी जगह में सिमट गए, लेकिन पूरी दुनिया उसको जानती है। गांधी को पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कबीर क्या मिट्टी के जैसे आज मोहन जी आज एक मिट्टी घर में पैदा हुए, कबीर पंथी बने। तो कबीर क्या एक मिट्टी के घर में पैदा हुए, गरीब आदमी थे, सब कुछ थे, और उन्होंने जो बात कही पूरी दुनिया, वो न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, बल्कि दुनिया के अमीर गरीब के लिए, काले गोरे के लिए, हर एक जीवन दर्शन उन्होंने दिया। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया। वो कहते थे कि कबीर की वाणी जो है वो गीता का एक देसी सरलीकरण है। तो मैं समझता हूँ कबीर कवि नहीं थे, वो उपदेशक भी नहीं थे, वो जीवन दर्शन को बताने वाले एक अद्भुत इंसान थे, जिसको प्रचार नहीं मिला, या वो प्रचार मिलने के कारण उनका उपदेश हर के घर घर तक नहीं पहुंच पाया। देखिए, आज यहाँ पर आने का मेरा कारण आप जो कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात सहमत हूँ, पर ना मैं कबीर साहब को क्यों बड़ा आदमी मानता हूँ, और मुझे लगता है कि ये कोई 100, 200, 400 साल नहीं। कबीर एक ऐसे कवि हैं जो अपने बारे में अपने जीते जी कहते हैं कि हम ना मरी हैं जग सारा। तो मुझे लगता है कि अभी कबीर साहब का समय शुरू हो रहा है, और जो समय है ना, ये कई हजारों साल, कई सुभाष मिश्रा आएंगे, कई जाएंगे, पर कबीर जो है ना हमारे समय में, समय काल से अलग, देश काल से अलग, पूरे भूमंडल में जीवित रहेंगे। और वो चूंकि उनका लेखन ऐसा है, तो मुझे लगता है कि, पर चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो मैंने कबीर साहब को एक कवि के रूप में पढ़ा है। पर मैं अगर कवि कह रहा हूं, तो कवि भी एक बड़ा होता है जो अपने समय के प्रति बहुत जागरूक होता है। तो आप उसको अन्यथा नहीं लें। मुझे लगता है कि मैं कबीर साहब हम सबके बीच हैं, और कबीर साहब के विचार जो हैं अलग अलग तरह से, अगर आप बाहर का भी साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें भी कबीर साहब पूरी दुनिया में कोट किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आप निहायत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल लगे। इंटेलेक्चुअल तो अरुंधति राय भी हैं, बारबारा राव भी हैं, और कन्हैया कुमार भी हैं, लेकिन अच्छे इंटेलेक्चुअल आप जैसे बहुत कम मिलते हैं। थैंक यू।